हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इसको हम कई मल्टीपल पार्ट्स में डिटेल में सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी इसकी आंसर की बना दी थी, वो आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहें, और पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। अब चलते हैं हम सीधा पार्ट 1 में, जो कि आज की वीडियो में है। और इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे इसमें, जिसमें टोटल मिलाकर आपके पेडागोजी के लगभग 40 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। क्वेश्चन नंबर 1, फैमिली इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? दो टाइप की यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे हम, एक फॉर्मल एजुकेशन की और एक इनफॉर्मल एजुकेशन की। जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन आपको कहाँ दी जाती है। तो फॉर्मल एजुकेशन आपको दी जाती है स्कूल के अंदर, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, या आपको कोई ऐसी संस्था जहाँ पर एक करिकुलम सेट होता है, वो आपको फॉर्मल एजुकेशन देती है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको डिस्कस भी कर रहा हूँ। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आपको घर के अंदर दी जाती है, सोसाइटी में मिल जाती है, या आसपास आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपको जो एजुकेशन मिलती है, वहाँ वो इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी आप जानते हैं, जो आपका जैसे नाम फेमस है आपका NIOS, आपका है SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो ये सारे की सारी जितनी भी है, ये डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। अब इसी में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू क्लास लेट यू विल। अगर एक विद्यार्थी को, एक बच्चा क्लास में अगर लेट आता है तो आप क्या करेंगे? उसको, पहला ऑप्शन है पनिश हिम या हर, उसको पनिश करेंगे यानी कि उसको दंड देंगे। बाकी इन्फॉर्म द पेरेंट्स, माता पिता के बच्चे को सूचित करेंगे कि ये लेट आया है। या फाइंड आउट द रीज़न, कारण पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई बच्चा क्यों लेट आया है, वजह मालूम करेंगे। या इग्नोर इट। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे या वजह मालूम करेंगे। हम सबसे पहले बच्चे से रीज़न जानेंगे कि वो लेट क्यों आया है, और फिर हो सकता है उसका कोई जेन्युइन रीज़न हो, कोई स्कूल आने से पहले कोई काम करता हो, या ऐसी सिचुएशन से आ रहा हो जहाँ से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, आपके बहुत ऐसे स्लम एरिया से आते हैं जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ से अ, कोई नदी क्रॉस करनी या कोई नहर क्रॉस करके भी आना होता है। तो जब हम गांव की बात करेंगे तो ये सारे रीज़न को भी ध्यान में रखते हुए टीचर को चाहिए कि वो कारण पता करने की कोशिश करे कि वो लेट क्यों आया है या लेट क्यों आता है। अब इसी में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी नेगेटिव नेगेटिव आंसर नहीं लगाने होते, जैसे पनिश करेंगे या क्लास से बाहर कर देंगे। इस तरीके के आंसर आपको नहीं लगाने कभी भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ आर एनालॉजीज मोस्ट हेल्प इन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और सीखने में उपमाएं सबसे अधिक सहायक कैसे हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है दे मेक द अनफेमिलियर सिचुएशन फेमिलियर, यानी कि वे जो अपरिचित स्थिति है उससे आपको परिचित करा देती है। दे मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, और ये क्या है, कक्षा को रोचक बना देती है। या तीसरा ऑप्शन है दे इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, वे रचनात्मक सोच से प्रोत्साहन देते हैं। या चौथा ऑप्शन है दे इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये जो एनालॉजीज जिसमें हम शिक्षण और सीखने की उपमाएं जो करती है, वो क्या करती है, मतलब सबसे ज़्यादा कैसे टीचिंग को अफेक्ट करती है। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, दे मेक द अनफेमिलियर सिचुएशन टू द फेमिलियर, यानी कि ऐसी स्थिति, ऐसी कोई चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, उससे आपको जानने वाली सिचुएशन में लेकर आ जाएंगे, ना वाकिफ हालात से वाकिफ हालात में आपको लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड be the most appropriate activity to teach student about different kind of animal and their habits। यानी कि छात्र को विभिन्न प्रकार के जानवर और उनकी आदतें पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। यानी कि इनमें से एक ऑप्शन है
जो बेस्ट सुइटेबल आंसर है उसी को हमें चेक करना है। टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एनिमल, यानी कि आपको एनिमल के बारे में बताना है या एनिमल की हैबिट्स के बारे में बताना है, तो उनके बारे में सिर्फ स्टोरी पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शो द पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल टू द स्टूडेंट, हम बच्चों को जो एनिमल है उनकी पिक्चर्स दिखा देंगे। या ऑर्गेनाइज अ क्लास डिस्कशन ऑन यूजफुल ऑफ एनिमल। अब क्लास के डिस्कशन से क्या होगा? क्लास के डिस्कशन से सिर्फ बातचीत होगी कि भाई एनिमल ये होता है, ये होता है, लेकिन उससे क्या होगा, हैबिट्स के बारे में सही से मालूम नहीं किया जा सकता है। अब ये चौथा ऑप्शन जो है, टेक द स्टूडेंट ऑन अ विजिट टू द जू, यानी कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? जू लेकर जाएंगे, ताकि वो एनिमल को देखे और लाइफ एक्सपीरियंस करे। और इसी का ये राइट भी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम बच्चों को चिड़ियाघर यानी कि जू लेकर जाएंगे, जिससे बच्चे क्या करेंगे, अपने खुद से लाइफ एक्सपीरियंस से, यानी कि आपका जो वो एनिमल को देखेंगे उसी से क्या होगा, वो नॉलेज गेन करेंगे और उनके हैबिट्स के बारे में जानेंगे। आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने देखा होगा जो पहले नहीं देखी होगी, उसमें जब आप देखते हो तो उनके बारे में, उनके डिटेल, उनके हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले, कभी भी जब आपका टीचिंग एग्ज़ाम में कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें आपको कहा जाए कि बाहर से स्टूडेंट को लिंक करना है किसी बाहर से, या हैंड ऑन एक्टिविटी, इसमें हम कह सकते हैं एक और ऑप्शन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि करके सीखने के बारे में बताया जाता है, या फिर खुद एक्सपीरियंस लेके किया जाता है, तो वो ऑप्शन मोस्टली राइट हो जाते हैं। हर बारी राइट नहीं होते, मोस्टली राइट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल रैशनल टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें आपको एक ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है, तो इसमें सबसे जो मोस्ट फेवरेबल जो चीज़ है वो कौन सी होगी? दे मेक लर्निंग फन, उससे क्या होगा कि भाई जब ग्रुप एक्टिविटीज़ होगी तो उससे सीखना जो है मज़ेदार हो जाएगा या मज़ेदार हो जाएगा, ये ऑप्शन है। तो और देखते हैं और ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है। दूसरे ऑप्शन में है, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, इससे क्या होगा, छात्र को एक दूसरे से सीखने का या एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का मौका मिलता है। तीसरा ऑप्शन है, ग्रुप एक्टिविटीज़ आर इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड इवेल्युएट। अब ऐसे ऑप्शन कभी भी नहीं लगाने कि आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं आप, वो आसान है कराने में और आसान है जज करने में, कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं लगाने, और ना फन के लिए आप कोई चीज़ करा रहे हैं। आगे क्या है, दे आर हेल्पफुल इन कवरिंग द सिलेबस ऑन टाइम, और ये भी नहीं आपको करना है कि इससे क्या होगा कि सिलेबस कवर हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, और पांचवी का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, कि जो जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं या ग्रुप वर्क कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके आसानी से वो एक दूसरे के ख्यालात से वाकिफ़ होते हैं, और क्या है उसमें हम कोऑपरेशन का भावना भी पैदा हो जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू एडोप्ट बाय टीचर्स, यानी कि इनमें से कौन सी डिजायरेबल एक्टिविटीज नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है दोस्तों। अब इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि डिजायरेबल नहीं है, बाकी 3 आपके डिजायरेबल होंगे। गिव एग्जाम्पल दैट स्टूडेंट कैन रिलेट विद, ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे स्टूडेंट रिलेट कर सके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऐसे एग्जाम्पल तो देने हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है, बेगिन द लेसन विद स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, ये है कि भाई प्रीवियस नॉलेज से स्टूडेंट को कनेक्ट करके एग्जाम्पल यानी कि जो नेक्स्ट लेसन है उसको पढ़ाना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी जब आप टीचिंग कराएंगे तो उसके प्रीवियस नॉलेज को आप देखकर ही स्टूडेंट को रिलेट करेंगे। पे क्लोज अटेंशन टू द स्टूडेंट्स मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स की मिस्टेक है उसको बहुत अटेंशन देनी है। या आस्क क्वेश्चन ओनली व्हेन दे फिनिश टीचिंग अ चैप्टर, बच्चों से कहो कि जब क्वेश्चन पूछे जब चैप्टर फिनिश हो जाए, तो कभी भी अपनी टीचिंग स्किल में ऐसा नहीं करना है, और यही इसमें डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं है। यानी कि इसमें कभी भी हमें बच्चों को ये नहीं कहना है कि जब चैप्टर फिनिश हो जाए तभी आप क्वेश्चन पूछें, जब मैं टॉपिक ख़त्म कर लूँ तभी क्वेश्चन पूछें, जबकि इंगेजिंग क्लास वो होती है जिसमें ड्यूरिंग द क्लास यानी कि क्लास के दौरान ही बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते रहे, तो इसी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 में हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक दैट यू विल एसोसिएट विद
एन इफेक्टिव टीचर, यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर भी नोट पूछा गया है, जो कि इफेक्टिव टीचिंग में नहीं शामिल है या इफेक्टिव टीचिंग से नहीं जुड़ी हुई है। विलिंग टू लर्न, सीखने से इच्छुक, ओपन माइंडेड बिल्कुल होना चाहिए और सीखने से इच्छुक भी होना चाहिए। आगे क्या बोला गया है, ऑथोरिटेरियन या एक्सेसिबल। तो कभी भी एक स्टूडेंट, कभी भी एक टीचर को ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सारी अथॉरिटी जो होती है टीचर के पास होती है, बच्चे के पास कुछ नहीं होता है। इस ऐसे केस में बच्चे ना क्या हो जाते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे जो आपको याद करना है, पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर का मतलब है सिर्फ बच्चे सुनने में विश्वास करेंगे, एक्टिव, जबकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर ये होना चाहिए था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिनायकवादी या ऑथोरिटेरियन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग इज करेक्ट, यानी कि कौन सी जो बच्चे की जो लर्निंग है उसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो कौन सी करेक्ट है आपको ये पहचाननी है। यानी कि 3 स्टेटमेंट इसमें गलत होगी और एक सही होगी। 8वें में ऑप्शन है पहला, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन सेम मैनर एंड शुड बी टॉट सिमिलरली। तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, ये पहला गलत ऑप्शन है, लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सी है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन। द फियर ऑफ एग्जाम इज गुड मोटिवेशन फॉर लर्निंग, कभी भी फेयर जो होता है एग्जाम का वो गुड लर्निंग नहीं हो सकता, मोटिवेशन नहीं हो सकता है। चिल्ड्रन लर्न बाय रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, और ये मैंने अभी डिस्कस किया था और यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे जो है प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जो है लिंक करके सीखते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन है, चिल्ड्रन बेगिन टू फॉर्म एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस इवेंट ओनली आफ्टर स्कूलिंग, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, और पहला ऑप्शन जो है कि भाई सभी चिल्ड्रन जो है सेम मैनर में सीखते हैं और सिमिलर सीखते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर कभी भी आपको एक वर्ड याद करना है, वो वर्ड क्या है आपका, इंडिविजुअल लर्निंग। हर स्टूडेंट जो है इंडिविजुअल है अपने आप में, उसके सीखने की पेस अलग हो सकता है, उसके जो आपका पढ़ाई का पेस अलग हो सकता है, तो हर एक जो स्टूडेंट है उसका सेम मैनर नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रेशनल टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग टीम टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आचरण के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है टीम शिक्षक के बारे में। 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का एक साथ मिलकर काम करने वाला समूह। टीम टीचिंग का मतलब आपको बता दिया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर एक साथ मिलकर काम करें तो उसको हम टीम टीचिंग के नाम से जानेंगे। पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट गेट द बेनिफिट ऑफ वेराइड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। बी ऑप्शन है, द स्ट्रेटेजी इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी कि जो आपका डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। या स्टूडेंट गेट अ चांस टू आस्क मोर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अधिक प्रश्न पूछने का अवसर या मौका मिलेगा। और आपका जो डी ऑप्शन है, द स्ट्रेटेजी इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव बाय एजुकेशनरीज, जो आपका एजुकेशनरीज के द्वारा जो रणनीति है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो एक प्रगतिशील होगी या क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव होगी। अब इसमें 9 में हमें राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग एट द बेनिफिट एंड वेराइड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। जब हम काफ़ी सारे टीचर से सीखते हैं और सेम आप ग्रुप एक्टिविटीज़ जब टीम टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके अलग अलग एक्सपर्टीज जो आते हैं, अलग अलग जो आपके विशेषज्ञ आते हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है या उनसे बेनिफिट उठाने का, फ़ायदा उठाने का लाभ आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताता चलूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है, और एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो अब ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लोज एंडेड को भी मैं आपको बताऊंगा। दे आर क्वेश्चन दैट कैन आंसर्ड फ्रॉम मेमोरी, जो सिर्फ याद, जो आपकी दिमाग में है, जो आपको याद है पहले से,
उसके बारे में सिर्फ आप आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। दे रिक्वायर इमेजिनेटिव थिंकिंग। इसमें क्या होती है कि भाई आपको कल्पनाशीलता की, कल्पना जो शील है, आपकी इमेजिनेटिंग जो पावर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन यूजुअली बी आंसर्ड इन यस और नो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना जिसमें यस और नो हो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया की कैपिटल आपकी कौन है? दिल्ली है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा यस। तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं? या दे यूजुअली हैज़ वन करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि एक ही करेक्ट आंसर होता है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन मैं पुट करूं, 3+2 अब आपको आंसर करना है तो आप क्या देंगे? आप आंसर करेंगे 5। तो ऐसा एक ही करेक्ट आंसर होगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताएं। नहीं तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है इमेजिनेटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिनमें आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग लगे, जिसके आपको आंसर को ज्ञात करने के लिए आपके माइंड ओपन हो। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था जिसका एक फिक्स आंसर हो, जिसका आंसर यस और नो में हो, जिसका आंसर। अब एक क्वेश्चन है, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि दो नंबर ऐसे सोचो जिनका सम 5 आए, तो ये कहलाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब सम 5 आएगा मतलब क्या हो सकता है? जिनका जोड़ मिला के 5 आ जाए। अब हो सकता है -1 +6 भी आंसर हो सकता है जिसका 5 आए। हो सकता है कोई बच्चा क्या करे 1+4 कर दे जिसका आंसर 5 आए। हो सकता है कोई 2+3 करे जिसका आंसर 5 आए। हो सकता है कोई आपका माइनस में लेके जाए कि -2+7 जोड़ा तो +5 आ गया। तो इसमें आपके कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। मतलब आंसर तो फिक्स है लेकिन बच्चे का अप्रोच चेंज हो जाएगा। तो ये कहलाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने ये फिक्स कर दिया कि 3+2 क्या कहेंगे, तो वो होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर यस नो में हो या जिसका आंसर सिर्फ करेक्ट एक ही हो या एक ही उसका मेथड हो सॉल्व करने का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। आई होप आपको ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों। यू कैन गेट टू नो दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स टू कोविड। यानी कि एक बच्चा है जो कोविड के दौरान अपने दोनों माता पिता को खो चुका है। हाउ वुड यू ट्रीट दिस चाइल्ड? आप ऐसे बच्चों को मतलब कैसे ट्रीट करेंगे या उसको कैसे क्लास में रखेंगे? असाइन हर लेसर एंड ईजियर वर्क। उसको कम काम देंगे और आसान काम देंगे? तो ऐसा तो नहीं करना है। उससे बच्चे में कैसा भावना उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कम कम तरीका एहसास उसमें हो जाएगा। या आपको क्या करना है? प्रोवाइड हर विथ केयरिंग एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। उसकी देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करेंगे। या गिव हर टू द लॉस्ट ऑफ गिफ्ट। उसको ढेर सारे उपहार देंगे। तो ढेर सारे उपहार देने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया दोस्तों। ट्रीट हर एट पार विद अदर स्टूडेंट। उसके साथ अन्य छात्रों के समान व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों जब ऐसे बच्चे आपके सामने आते हैं, जब कोई जिनके माता पिता आपके सामने नहीं है, तो ऐसे बच्चों की आपको केयर भी करनी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे उसे देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करना है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, और इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड आ टीचर मोस्ट फोकन ऑन टू हेल्प स्टूडेंट लर्निंग इफेक्टिवली। मतलब टीचर का क्या लर्निंग इफेक्टिव के लिए क्या फोकस होता है? पहला ऑप्शन है टीच स्टूडेंट टू ट्रिक द गेट बेटर मार्क्स, कि भाई वो ट्रिक याद कर ले जिससे वो आसानी से बेटर मार्क्स ला सके। इंश्योर दैट स्टूडेंट इंगेज विद द कॉन्सेप्ट। बच्चों में क्या डेवलप करना है? इंगेजिंग पावर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। या इनकरेज स्टूडेंट टू मेमोराइज द आंसर। ऐसे आंसर कभी भी नहीं लगाने कि रट्टा मान लेना है। मेमोराइज का मतलब रट्टाफिकेशन है। या हैंड आउट डिटेल नोट्स टू द स्टूडेंट। बच्चों को जो हैंड आउट नोट है वो प्रोवाइड कर देना है। तो ऐसे आंसर भी आपको नहीं लगाने, जबकि क्या करना है? इंगेज करना है बच्चों को। तो 12वीं का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को कॉन्सेप्ट से इंगेज कर लेना है जिससे बच्चों की लर्निंग इफेक्टिवली हो जाए। इंगेज हो जाएगा तो बच्चे की लर्निंग ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएंगे और उसके ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल क्लासरूम प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय टीचर। यानी कि कौन सी ऐसी है जो डिजायरेबल कहेंगे हम यहाँ पे, जो क्लास में चाहिए ही चाहिए। डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप कॉल्ड ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट। हम
जो है अपनी क्लास को ब्राइट स्टूडेंट में, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग और वीक स्टूडेंट उनको अलग डिवाइड कर दें, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इससे जो वीक स्टूडेंट है वो और वीक होते जाएंगे। इंसिस्टिंग द टीचर ओनली स्पीक इन लैंग्वेज, यहाँ पे स्पीक होना चाहिए, स्पीक इन द लैंग्वेज विच इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। सिर्फ स्टूडेंट को इंसिस्ट किया जाए, बोला जाए, जोर दिया जाए कि वो जो मीडियम है स्कूल का, अब किसी का मीडियम हिंदी हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का कोई और मीडियम हो सकता है, कि उसी में सिर्फ बात करे या उसी में स्पीक करे। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर, बच्चे जो एक दूसरे से बात कंसल्ट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं उसको डिस्करेज करना है, ऐसा भी नहीं है। उससे क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो जो हमने अभी पढ़ा था एक दूसरे से नहीं सीख पाएंगे। आस्किंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द क्लास रूल्स। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो पहले कट गए थे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी ही बचता है कि आपको क्या करना है, क्लास रूल्स, जो क्लासरूम के जो रूल बनाने हैं उसमें आपकी बच्चों की मदद लेनी है, जिससे क्या है कि वो सारे के सारे बच्चे उसका पालन कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलेवेंट रीजन फॉर प्लानिंग ऑफ द लेसन बाय टीचर्स। यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है, यानी कि सबसे बेकार आंसर हमको करना है। हेल्पफुल इन टाइम मैनेजमेंट, जो आपका लेसन प्लान है टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तो ये तो सही है बिल्कुल। लेसन प्लान क्या होता है, मैं आपको पहले लेसन प्लान के बारे में बता दूं। प्लानिंग ऑफ लेसन, या इसको कहते हैं हम शॉर्ट में लेसन प्लान, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एलपी, लेसन प्लान। तो इस लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि एक टीचर एक आपको जो लेसन पढ़ाते हैं उसके बारे में आपको एक खाका लेकर आते हैं, वो एक स्ट्रक्चर लेकर आते हैं कि आपको क्या एक्टिविटीज़ करानी है, आपको कैसे पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल्स देने हैं। बाकी क्लासरूम में आते आते वो एग्जाम्पल चेंज भी कर सकता है, क्लास के दौरान भी चेंज कर सकता है, वो उसके ऊपर है। हेल्प इन गिविंग डायरेक्शन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। एलपी की ये डेफिनेशन भी है कि भाई एलपी की डेफिनेशन नहीं, इसका एलपी का आपका एप्लीकेशन भी है, यानी कि लेसन प्लान के एप्लीकेशन की, कि आपको जो टीचिंग की डायरेक्शन है, टीचिंग लर्निंग में डायरेक्शन देता है, बिल्कुल सही है। हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट एनरोलमेंट, इससे क्या होगा कि बच्चों में नामांकन बढ़ जाएगा। क्या ऐसी बात है? नहीं दोस्तों, कभी भी ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो हमसे लीस्ट पूछा था, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। या डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हेल्प इन अचीविंग ऑफ को करिकुलर एक्टिव, को करिकुलर ऑब्जेक्टिव, तो बिल्कुल एलपी को करिकुलर ऑब्जेक्टिव को भी पाने में हेल्प करता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच अ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क टू द स्टूडेंट। छात्रों के लिए जटिल शिक्षण आधारित प्रदर्शन कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। एक्सप्लेन द स्टेप्स, भाई आप जो भी चीज़ करा रहे हैं उसे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दो। प्रोवाइड रेफरेंस एंड रीडिंग मटेरियल, या आप रेफरेंस मटेरियल जो रीडिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दो। या अनाउंस अ रिवार्ड फॉर द स्टूडेंट हु मैनेज टू कंप्लीट इट फर्स्ट, बच्चों में मैनेज कर दो या अवार्ड दो, जो पहले पाएगा, जो पहले करेगा वो इनाम पाएगा। या ब्रेक अप द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप एंड ऑफर हेल्प, बच्चों के लिए जो भी आपका टास्क है वो छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनको थोड़ी थोड़ी मदद करो, ऑफर हेल्प। तो बिल्कुल दोस्तों 15 के जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। कभी भी जो एक वर्क है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्क है, इसको हमें बच्चों में छोटे 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 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। 15वें के बाद हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे हमसे पूछा गया है नॉट डिजायरेबल, यानी कि जो नहीं चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग कल्चर इवेंट इन स्कूल, यानी कि आपको कल्चर इवेंट करना है, उसमें क्या डिजायरेबल नहीं है। टू इनकरेज स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म वन अनदर, यानी कि आपको करना क्या है कि आपको बच्चों को परफॉर्म करने के लिए कहना है आउट परफॉर्म, यानी कि एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देनी है, यानी कि कंपटीशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। टू आइडेंटिफाई टैलेंट, अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसीलिए कराई जाती है ताकि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये तो ठीक हो जाएगा। टू इनकलकेट रेस्पेक्ट फॉर कल्चर डाइवर्सिटी, ये भी इसीलिए, अब जैसे बहुत सारे स्कूलों में आपके अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो वो क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। टू प्रोमोट सोशल कोलोबरेशन, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही है, टू इनकरेज आउट परफॉर्म वन अनदर, यानी कि हमें बच्चों के अंदर
भावना उत्पन्न नहीं करनी है कि वो कैसे एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन कर सके या एक दूसरे से बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे compete करेंगे एक दूसरे से और जो उनका टैलेंट है वो सही से निखर के नहीं आएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। द टीचर हैज़ नॉट टॉट अंटिल द स्टूडेंट हैज़ लर्न। यानी कि शिक्षक ने तब तक नहीं पढ़ाया है जब तक छात्र सीख नहीं लेता, ये स्टेटमेंट है। और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसके पीछे का क्या मुख्य कारण हो सकता है? टीचिंग एंड लर्निंग टुगेदर, यानी कि पढ़ना और सीखना साथ साथ चलते हैं। तो क्या ये सही है? या वन कैन नेवर बी श्योर वेदर अ स्टूडेंट हैज़ लर्न और नॉट। हमें ये श्योर नहीं हो सकता कि बच्चा सीखा या नहीं सीखा। या टू टीचर्स जॉब इज टू टीच एंड नॉट टू इंश्योर स्टूडेंट टू लर्न। मतलब टीचर की जॉब सिर्फ पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। और डी ऑप्शन है टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे की मतलब बहुत जटिल गतिविधियाँ हैं, बहुत हार्ड एक्टिविटीज़ हैं, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं देना है आपको। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका टीचिंग जो है और लर्निंग है ये दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इसी को साथ साथ पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसिडर टू बी एन एम ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन का एम क्या नहीं है इनमें से बताना है। टू प्रिपेयर इन्फॉर्म सिटीजन, यानी कि जागरूक नागरिक तैयार कर रहे हैं हम। या टू प्रमोट सोशल कोहेशन बाय इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी, एकता की भावना पैदा करके सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। या टू मेंटेन कल्चर प्योरिटी बाय रेजिस्टिंग ऑल चेंजेस इन सोसाइटी, समाज में सभी परिवर्तनों का विरोध करके सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखना। या टू डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, समाज में योगदान करने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना। तो 18 का जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉट पूछा था इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन कल्चर प्योरिटी बाय रेजिस्टिंग ऑल चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में सभी परिवर्तनों का विरोध करके सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। और 19 में हमसे डिस्कस किया गया है और पूछा गया है यू फाइंड आउट दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज कंपल्सिव लायर। यानी कि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा का जो छात्र है बहुत ज़्यादा झूठा है, बाध्यकारी झूठा है, और आपके प्रयासों के बाद भी उसकी झूठी आदत नहीं जा रही है। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? डिसअलाउइंग फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल टिल इम्प्रूव हिज वेज, जब तक उसको स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे आना जब तक वो अपनी मतलब ये झूठे वाली जो आदत है वो बदल ना ले। या सीक द स्टूडेंट ऑफ स्कूल काउंसलर, आप स्कूल काउंसलर की मदद लेंगे, हर स्कूल में काउंसलर होती हैं, उनकी मदद लेंगे। टू कंप्लेंट अबाउट हिम टू द प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे कि बच्चा गालियाँ दे रहा है। उससे क्या होगा? बच्चा फिर भी गाली देगा, अगर देगा तो। इग्नोर हिज बिहेवियर, या उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे। तो कभी भी प्रिंसिपल से शिकायत करना ऑप्शन नहीं होगा, उसके जो बिहेवियर है वो भी ऑप्शन नहीं होगा, और बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देना, स्कूल से बाहर निकाल देना, अपनी क्लास से बाहर निकाल देना, ऐसे भी ऑप्शन नहीं लगाने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आप जो काउंसलर है, जो स्कूल की जो काउंसलर मैडम है या सर हैं, उनसे आप हेल्प लेंगे और बच्चे की काउंसलिंग कराएंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, और उनकी काउंसलिंग होगी और वो सही हो जाएगा। काउंसलिंग से क्या होता है? बेसिकली आपके बच्चे का थॉट जो है वो चेंज किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। वैल्यूज आर कॉट एंड नॉट टॉट, वैल्यूज जो है पकड़ी जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। सेलेक्ट द ऑप्शन प्रैक्टिस दैट इज मोस्ट टू कॉन्सोनेंस विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमें ऐसी चीज़ बतानी है जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करे। अब यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन ही मूल्य अधिग्रहण किए जाते हैं, सिखाए नहीं जाते। अब क्या है? सिखाए नहीं जा सकते जबकि कैच किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट है। ऑर्गेनाइज ऑफ लेक्चर बाय होली मैन एंड वुमेन, मतलब होली मैन और वुमेन के बारे में आप लेक्चर प्रोवाइड करते, कोई अच्छे अच्छे आदमियों के बारे में, अच्छे अच्छे जो लोग हैं और औरतें हैं जो बड़े बड़े काम करके चले गए या अच्छे काम करके चले गए, उनके बारे में सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करते। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बच्चा सुन के उसको टाल देगा। या बी ऑप्शन है इनकल्जन ऑफ वैल्यूज एजुकेशन एज अ थीम फॉर पोस्टर मेकिंग एंड वॉल मैगजीन, सिर्फ वॉल मैगजीन बना ले और उसमें थीम रख दे ये वाली, उससे भी कुछ नहीं होगा। स्कूल स्टाफ डिस्प्लेइंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इन
देयर पर्सनल बिहेवियर। यही राइट ऑप्शन है कि जो आपके जो स्कूल स्टाफ जो है, स्कूल स्टाफ में आपके टीचर भी आ गए, प्रिंसिपल भी आ गए और अदर स्टाफ भी आ गए, क्लरिकल स्टाफ भी हो गए, वो खुद बच्चे को करके बताए या खुद वो क्या करे आपको एक तरीके से वैल्यूज़ दिखाए, जिससे क्या होगा, बच्चा कॉट करके सीखेगा, थॉट करके नहीं सीखेगा। बच्चों को पढ़ाकर नहीं सिखाई जा सकती वैल्यूज़। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग करिकुलर प्रैक्टिसेस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इंट्रोड्यूस एज सेपरेट सब्जेक्ट इन क्लास 6। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाई जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन है साइंस एंड सोशल साइंस आर इंटीग्रलिटी टॉट एज इन्वायरमेंटल साइंस इन प्राइमरी क्लास। कि भाई आपके जो साइंस और सोशल साइंस है वो इंटीग्रिटी पढ़ाया जाए, और किस रूप में पढ़ाया जाए, ये आपका ईवीएस रूप में पढ़ाया जाए। यानी कि सब्जेक्ट का क्या नाम हो दोस्तों, आपका ईवीएस। तो आपको पता होगा प्राइमरी क्लास में सोशल साइंस की कोई बुक नहीं होती है और साइंस की कोई बुक नहीं होती पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में। तो उसमें क्या है, आपको ईवीएस पढ़ाया जाता है, और यही इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस डू यू दैट यू वुड एसोसिएट विद अ टीचर टीचिंग बैच ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर। यानी कि अपनी कोई खानदान में कोई या कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है अपने खानदान से, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम द स्टूडेंट। यानी कि उससे कम अपेक्षा करेंगे, वो कम करेगा या बेहतर नहीं करेगा, ऐसे अपेक्षा कभी भी नहीं करनी है स्टूडेंट से। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑमिट सर्टेन ऑफ पोर्शन ऑफ सिलेबस दैट आर डिफिकल्ट। सिलेबस का कुछ पार्ट काट देना, उसके लिए ऐसा भी नहीं करना है। असाइन अ लॉट ऑफ होमवर्क, उसको बहुत ज़्यादा काम दे देना, ऐसा भी नहीं करना है। बी फ्लेक्सिबल इन असाइनमेंट एंड सबमिशन एंड शेड्यूल। ये बिल्कुल सही है कि जो आप असाइनमेंट दे रहे हैं उसके लिए क्या है, फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि वो पहली बार आया है, उसको इतना आइडिया नहीं है कि कैसे बनाना है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो सीखेगा, तो इसीलिए उसको क्या है, फ्लेक्सिबल दे। फ्लेक्सिबल का मतलब उसको सबमिशन में लचील वो दे कि भाई हाँ, अगर आपने कोई फिक्स टाइम दिया है, अगर वो 1-2 दिन बाद देना चाहे तो मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर हम 23 में, और इसमें क्या है, इसमें हमसे बोला गया है व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था। पहला ऑप्शन है आपका 976, 964, 945, 918। तो 223 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, 918 इज द राइट ऑप्शन। अब यहीं पर जो है थोड़ा सा बात करेंगे हम कि अगर फीमेल में पूछ लिया जाए, मेल में पूछ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। तो फीमेल की बात करेंगे तो 943 मेल, फीमेल थी कितने मेल पर, 1000 मेल पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 में, और इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सेक्स रेशो इज इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। अब यहाँ पे सेक्स रेशो पूछा है, वहाँ पे ऊपर पूछा था चाइल्ड सेक्स रेशो, अब यहाँ पे ओनली भारत में लिंग अनुपात पूछा गया है। तो ये भी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, जैसे अभी 943 है, ऊपर डिस्कस कर ही दिया था, और ये क्वेश्चन आपका अभी गया कि फीमेल 943 है और मेल आपका 1000 है, 1000 मेल पर 943 फीमेल थी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2023 इज अबाउट। 2023 के अकॉर्डिंग हमको बताना है शिशु मृत्यु दर लगभग क्या है, यानी कि करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन था। और 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग 27 था, तो एग्जैक्ट कितना था, एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है, 26.619। कितने पर 1000 चाइल्ड अगर बर्थ हो रहे हैं, उसमें से 26.619 डेथ हो जाते हैं। तो ये थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बर्थ के टाइम ही। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन फॉर विच द टीचर इज अनेबल टू आंसर देन यू विल। यानी कि कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और बच्चा आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को डांट देंगे, स्कॉल्ड कर देंगे, फील एम्बेरेज कराएंगे उसको, यानी कि शर्मिंदगी महसूस कराएंगे, या
से द क्वेश्चन इज रॉन्ग, बच्चों को कहो कि प्रश्न गलत है, या से दैट ही विल आंसर द कंसल्टेशन, कहना कि परामर्श के बाद जवाब देंगे। अब क्या है कि कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप आंसर नहीं दे पाते, यानी कि टीचर आंसर नहीं कर पा रहा है, तो कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, उसको शर्मिंदा नहीं कराना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना बेकार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरीके से, या ऐसे नहीं बोलना है कि आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इससे क्या होगा कि अगली बार ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगली बार बच्चा जो है आपसे क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाएगा और वो क्वेश्चन कभी भी नहीं करेगा। आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से उसको बोलेंगे कि अभी मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, या अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं पढ़कर या कंसल्ट करके आपको बता दूंगा। ऐसे आंसर करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, यानी कि लोकतंत्र क्लास में झलक रहा है, उसकी मतलब क्या खासियत है, आपको कैसे बताओगे डेमोक्रेसी क्लास में है कि नहीं है। अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे वांटेड विथ फ्रीडम, भाई छात्र को जो करना चाहे उसकी फ्रीडम दे देंगे आप, क्या ऐसे है। या अलाउ फीमेल स्टूडेंट मोर फ्रीडम से दे आर सिंसियर, फीमेल स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई फीमेल स्टूडेंट को अलाउ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर और ईमानदार है, नहीं ये भी गलत है। अलाउ मेल स्टूडेंट, तो मेल स्टूडेंट को भी नहीं करेंगे, मतलब 3 ऑप्शन ऊपर के गलत हैं। चौथा ऑप्शन जो है 27 का वही राइट हो जाएगा। अलाउ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन विद रूल्स एंड रेगुलेशन, छात्र को नियमों और विनियमों के भीतर निर्णयों में भाग लेने की अनुमति देंगे, यानी कि जो भी रूल्स आपने रेगुलेशन बनाए उसमें अगर वो कोई स्टूडेंट डिस्कशन करना चाहता है, डिसीजन देना चाहता है, तो उसमें उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको स्वीकारा जाए। बढ़ेंगे 28 में, द अप्रूवल फॉर रनिंग द डिग्री और डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय, अब CBSE, NCTE, NCERT और SCERT, तो 28 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आपका डिप्लोमा जो कराया जाता है, यानी कि DLED वगैरह या BT DED वगैरह, वो NCTE के द्वारा कराया जाता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि NCTE की फुल फॉर्म क्या है, कब बनी, कहाँ इसका मुख्यालय है, SCERT की, NCERT की, CBSE की, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देख के जाएं पेपर से पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इनकी फुल फॉर्म से या इनके हेडक्वार्टर से या एक कब बनी इनसे रिलेटेड आपके जामिया के एंट्रेंस में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में या मौलाना आज़ाद के एंट्रेंस में पूछा जाता है, BEd के DLED के किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है, जनरल ये चीज़ें पूछी जाती है, तो वो आप ज़रूर देख लेंगे। और बाकी 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी हमने डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, द फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इंक्लूड, पहला ऑप्शन है प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, नर्सरी एंड प्राइमरी, नर्सरी एंड लोअर प्राइमरी, या एलिमेंट्री नर्सरी। तो 29 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्सरी एंड लोअर प्राइमरी। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर, डाइट वर स्टार्टेड। अब देखिए डाइट के बारे में पूछ लिया है कि डाइट कब स्टार्ट किया गया था। अब डाइट की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, कहाँ पे कब स्टार्ट किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये भी हमने बताया हुआ कि कहाँ पर, उसी वीडियो में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा NPE जो आई थी 1986 वाली, उसमें स्टार्ट किए गए थे। 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, समग्र शिक्षा सबस्यूम्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, उन्नत भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या टीचर एजुकेशन। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्नत भारत अभियान। वैसे एक बारी मैं आपको बता दूं, डाइट क्योंकि पूछ लिया है तो इसकी फुल फॉर्म आपसे अगली बार पूछी जा सकती है, तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है आपकी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, याद रख लेंगे। 31 का राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्नत भारत अभियान शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर अब 33 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है, द प्रोजेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ, जो प्रोजेक्ट मेथड जो था, परियोजना पद्धति जो थी, वो
किसकी फिलोसफी पे बेस्ड था, कहाँ से ओरिजिनेट किया है? जॉन डिवे ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सिगमंड फ्रॉइड ने? तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डिवे। जॉन डिवे वो फिलोसोफर है जो कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है। बच्चा करके सीखता है का मतलब है प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड में भी इन्होंने डिस्कशन कुछ किया है अपना, और उसमें भी क्या कहा है कि बच्चे को प्रोजेक्ट दिए जाए और बच्चा जब प्रोजेक्ट करेगा तो करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द सिस्टम ऑफ ओपन स्कूलिंग इन इंडिया? जो बच्चों में जो इंडिया में ओपन स्कूलिंग की जो शुरुआत की गई, वो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है या उनमें से क्या सही है? पहला ऑप्शन है द करिकुलर एंड लर्निंग मटेरियल आर इन्फीरियर टू दोज ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, या इट इज अ रिसेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वाज established in the wake of COVID-19. It gives a second chance to learner who lost out or drop of the formal schooling. तो 33 का दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर सी है कि जो ओपन एजुकेशन है, क्यों ओपन स्कूलिंग क्यों स्टार्ट कराई गई? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाते किसी कारणवश, या अपनी शिक्षा छोड़ देते पैसों की कमी की वजह से। तो उनको एक और मौका दिया जाए, सेकंड चांस दिया जाए उनको कि वो पढ़ पाए या सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट यू वुड एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसे आप एक प्रभावी अध्यापक के साथ जोड़ेंगे? डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन, यानी कि जो रट्टाफिकेशन है उसको हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज कर देना। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। 34 का राइट ऑप्शन नंबर ए ही मिल जा रहा है कि डिस्करेज करेंगे हम रोट मेमोराइजेशन को। अगर यहाँ पर डिस्करेज की जगह इनकरेज लिखा रहता तब ये ऑप्शन गलत हो जाता, यानी कि रोट मेमोराइजेशन को इनकरेज नहीं करना, हमें डिस्करेज करना है कि रट्टाफिकेशन से नहीं पढ़ना। डिस्करेज सेल्फ स्टडी को डिस्करेज करना है, नहीं, सेल्फ स्टडी को हमें इनकरेज करना है। डिस्करेज क्वेश्चन, बच्चों को क्वेश्चन पूछने से मना करना है, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, तो ये भी करेक्टरिस्टिक नहीं है। डिस्करेज आउटडोर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो आप बाहर गतिविधि करते हैं उसको भी रोक देना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो इसमें एक ही चीज़ थी जो इफेक्टिव टीचर में काम आएगी, और ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्सोनेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020? अब क्या इसमें राइट ऑप्शन है? 35 का राइट ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो 10वीं का जो स्ट्रक्चर, 10वीं से 12वीं तक का जो स्ट्रक्चर था 10+2 वाला, वो अब कैसे हो गया? 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर अब कर दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर गलत है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE? CBSE की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि प्रेस्क्राइब कंडीशन ऑफ एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10th और 12th। भाई आप 10th के 12th की परीक्षाओं को निर्धारित करने के लिए शर्तों को बताना, या टू प्रमोट मॉनिटर एंड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो शिक्षा और कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना। तो CBSE का काम ये नहीं है। ये किसका काम है? ये मैंने अभी बताया था, ये काम है आपका NCTE का। अगर ये आ जाता तो ये काम हो जाएगा NCTE का। NCTE की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखी है वीडियो। NCTE का काम क्या है? मॉनिटर करना क्वालिटी ऑफ टीचर्स को या टीचिंग को। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट द राइट टू एजुकेशन एक्ट? 21, 42, 72 या 86? तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86 में। 86 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था जो शिक्षा का अधिकार को प्रभाव में लाने के जिम्मेदार था? तो 86 यानी कि 86 था वो। 37 का राइट ऑप्शन नंबर। और ये 86 का पूछा जाता है कि कब आया था, तो इसका डेट, इसका ईयर पूछा जाता है, तो ये आया था 2002 के अंदर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों। 38 में, विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक वुड यू नॉट एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर? यहाँ पे नॉट की बात की गई है। नॉट की बात की गई है तो हमें देखना है कौन प्रभावी शिक्षक से जुड़ा हुआ नहीं है। possess एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि संवाद करने की क्षमता रखता है, तो ये तो ठीक है।
हैज़ अ गुड ग्रेस ओवर द सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है कि भाई वो सब्जेक्ट के ऊपर भी कमांड उसको होनी चाहिए या पकड़ होनी चाहिए। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टूडेंट, ये गलत है, और ये इसमें पूछा भी था, नॉट पूछा था कि भाई बच्चों से दूरी बनाए रखना है, तो दूरी बनाए नहीं रखना है, बच्चों से क्लोज बाउंडेशन, क्लोजनेस बना के रखनी है ताकि बच्चों से इफेक्टिव टीचिंग अच्छी हो पाए। 39 में बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इनकरेज इफेक्टिव एक्टिव लर्निंग इन लार्ज सीज एलिमेंट्री क्लासेस। पहला ऑप्शन है टीच थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सिर्फ बच्चों को जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके द्वारा पढ़ाया दिया जाए। फैसिलिटेट ग्रुप वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम बनाए, या टीच थ्रू लेक्चर्स, लेक्चर के द्वारा पढ़ाया जाए, या फोकस ऑन कंटेंट एंड नॉट इंडिविजुअल, सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया जाए, इंडिविजुअलिटी पे ओपन नहीं किया जाए, ये भी गलत, लेक्चर के द्वारा ये भी गलत। 39 का क्या बच्चा है, ग्रुप वर्क, फैसिलिटेट ग्रुप वर्क कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन नॉट ऑर्डिनली बी आइडेंटिफाइड एज कॉर्पोरल पनिशमेंट, निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर शारीरिक दंड के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। अब नहीं है, यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर भी करेंगे। मेक स्टूडेंट अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस, कि बच्चों से कहे कि भाई एक्स्ट्रा क्लास को अटेंड किया जाए, या केनिंग द स्टूडेंट, छात्रों की पिटाई करें, या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, या सब्जेक्ट स्टूडेंट टू मेंटल हैरेसमेंट, विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़न करना। यहाँ पे पूछा गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट में कौन शामिल नहीं है, पूछा गया था, तो इसमें क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेक स्टूडेंट अटेंड एक्स्ट्रा क्लास। अब देखो यहाँ पे क्या है, 40 का जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में छात्रों की पिटाई करना, तो पिटाई करना तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में होता है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में है कि भाई जेंडर के बेसिस पे भी भेदभाव करना, ये भी कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ जाता है, या विद्यार्थियों को मानसिक मेंटल हैरेसमेंट कर देना है, उसको बुरा भला कहना क्लास के अंदर, ये भी आपका कॉर्पोरल पनिशमेंट में आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि छात्रों को अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल करना, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट में नहीं आता। उससे क्या होता है, उससे एक्स्ट्रा क्लास का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनको ज़्यादा समय देकर, या एक्स्ट्रा क्लास देकर, या एक्स्ट्रा बताकर उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे के आने वाले 41 से लेकर हम मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बीएड के एंट्रेंस से रिलेटेड मटेरियल, ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको मिल जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।